नमस्कार, आदाब। बोल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। बोल इंडिया में आज हमारे मेहमान हैं जाने माने नेता और सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र पाल गौतम। राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली की सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार में एक प्रमुख कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। दिल्ली में जन्मे राजेंद्र पाल गौतम ने डीयू से कानून की पढ़ाई पूरी की है और लंबा समय वकालत में भी गुजारा है। उन्होंने परिवर्तन नाम का एक एनजीओ भी चलाया है और वो मिशन जय भीम नाम की एक संस्था के संस्थापक भी हैं। समाज के वंचित और कमजोर तबकों के बीच राजेंद्र पाल गौतम की सेवाओं की खूब धूम रहती है, जहां उनके कामों और उनके प्रोत्साहन से हजारों युवक युवतियां भविष्य के नए सपने लिए समाज में उतर रहे हैं और दलित समाज का एक बड़ा हिस्सा अंबेडकर और बुद्ध की शिक्षाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। समाज की सामूहिक शक्ति से मिला विश्वास ही है कि राजेंद्र पाल गौतम ये बात पूरे साहस के साथ दोहराते हैं और बार बार दोहराते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र पाल जी। राजेंद्र जी, हमको बताइए, जब किसी एक औसत सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो कौन सी चीज आपको आ, एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए आशान्वित करती है कि आज का दिन इस उम्मीद, इस सपने को पूरा करने के लिए आज का दिन शुरू कर रहा हूं? एक्चुअली केवल एक आज का दिन नहीं, मुझे हर समय सोते जागते उठते बैठते चौबीसों घंटे एक ही बात हमेशा याद रहती है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अगर ना होते तो शायद हम आज भी गुलाम होते। आज भी हम 15-15 घंटे काम करके अगर पैसे मांगते तो पीछे लात खा रहे होते। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 4 बच्चे गंवाए, जवानी में अपनी पत्नी को गंवाया और उसके बाद पूरा जीवन जलाकर हजारों साल की हमारी गुलामी को तोड़ा है। तो एक ही हमेशा मन में एक इच्छा रहती है, चाहे सुबह सो के उठने की बात हो, चाहे सोते वक्त की बात हो, या दिन में चलते फिरते हुए वक्त की बात हो, कि ये मूवमेंट जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने चलाया था और जो वो उम्मीद करते थे कि हमारे आने वाले युवाओं को, हमारे आने वाले नेताओं को, हमारे पढ़े लिखे लोगों को इस मूवमेंट को कैसे चलाना चाहिए, और मेरी सिर्फ यही इच्छा रहती है कि मैं उसको किसी भी तरीके से पूरा करूं। और उसी से मेरी दिनचर्या सुबह से शुरू होती है और रात को लेट नाइट तक चलती है। अगले दिन फिर शुरू होती है। इसी तरह पूरी जिंदगी चल रही है। नहीं, तो आपने जो बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि बाबा साहब अम्बेडकर की बात ही वो प्रेरणा है जो हम सभी लोगों को इस संविधान में और इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध लड़ने की एक प्रेरणा देती है। आपके मन में खुद आप कब, कितनी उम्र आपकी रही होगी जब ये चेतना आपके अंदर जागृत हुई और फिर वो उत्तरोत्तर बढ़ती गई कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो शिक्षाएं हैं, अब उनकी ही डोर पकड़कर आगे चलना है? एक्चुअली 79 में मैं 6 क्लास में था। तब मेरी बड़ी बहन की 19 अप्रैल 1979 को शादी हुई और शादी में बारात जिस धूमधाम से निकल रही थी, बारात के ऊपर दबंगों ने हमला कर दिया। काफी लोगों को चोटें आई और उसके बाद लगभग 1.5-2 महीने तक सीआरपीएफ के जवान हमारे घर पे रहे। और 6 क्लास में मैं पढ़ता था, तब से मुझे लगा कि आखिर हमारी बहन की शादी में ऐसा क्यों हुआ। वहीं से 6 क्लास से ही मन में अलग अलग तरह के सवाल आने लगे। और जब मैं 9th में था 82 में, तब मैं पहली बार बौद्ध भिक्षुओं का प्रवचन सुना और तभी मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को जानने लगा, उनके संघर्ष को जानने लगा, धीरे धीरे उनकी तरफ आकर्षित हुआ। वहीं से ये चेतना का संचार हुआ। यानी कि तब तक की स्कूल की पढ़ाई ने आपको अंबेडकर जी के बारे में उस तरह सूचित और स्पंदित नहीं किया था, कहा जाना चाहिए, जो इस घटना और उसके बाद ये जो बौद्ध समागम में होने वाली शिक्षाओं की कारण हुआ। एक्चुअली स्कूल में तो कभी पढ़ाया ही नहीं गया, ना डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में पढ़ाया गया, ना तथागत गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ाया गया। तो जो जो भी कुछ समझ आया, वो जब 6ठी क्लास में वो घटना घटी, मन में सवाल हुए, पेरेंट्स से सवाल पूछा। और जब 9th में हुआ, तो इससे पहले भी क्लास के अंदर अक्सर बच्चे जिस तरह के कमेंट करते थे, तो ये मन में सवाल होता था कि ये हमारे साथ इस तरह का आचरण क्यों करते हैं। जब हम इनके साथ रेस्पेक्टफुल तरीके से बात करते हैं तो ये हमारे साथ गलत तरीके से बात क्यों करते हैं। इसी बीच धीरे धीरे ग्रोन अप हुए और 9th में जाके
बहुत भिक्षुओं का प्रवचन सुना, बुजुर्गों की संगत में बैठ के बाबा साहब के बारे में जानना शुरू किया, और यहाँ से फिर मेरे जीवन के संघर्ष की यात्रा शुरू होती है। ये तो हुई आपके अपने जीवन की संघर्ष की यात्रा। साथ ही साथ समांतर रूप से समाज में भी ये जो सामाजिक न्याय का एक आंदोलन है वो भी विकसित होना शुरू हो गया था, और नई शक्तियां अपनी दावेदारी राजनीति में कर रही थी, ये भी तो आप देख ही रहे थे। लेकिन ना तो आपने तब, और ना शायद जब तक आपको आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया तब, क्योंकि आप तो वकालत ही कर रहे थे, और इस तरह कोई शायद आपके अंदर ऐसी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी कि जिससे आप पब्लिक स्पेस में वो जगह की दावेदारी करें। तो ये जो समय चल रहा था, खासतौर पर अगर आप बीएसपी के आंदोलन की बात करें, उस धारा की, वो तो फलता फूलता एक समय था। तब आपने क्या सोचा था? एक्चुअली 1983 में 17 सितंबर को हमने, जो दिल्ली में गोंडा विधानसभा है, गोंडा गांव में हमारा घर है, मेरा जन्म वहीं पे हुआ। वहां हमने डॉक्टर अंबेडकर जागृति संघ की स्थापना की 17 सितंबर 1983 में। और उस संगठन के माध्यम से हमने बाबा साहेब के जीवन के ऊपर नुक्कड़ नाटक करना, अलग अलग तरह के मंचों पे अपने महापुरुषों को सुनना, अपने नेताओं को सुनना, ये जो शुरू किया। और 1985 से फिर हमने बच्चों को फ्री पढ़ाना शुरू किया। जब 12वीं पास की तो हम लोगों को 22 कमरे, लोगों ने एक एक कमरा अपना फ्री में दे रखा था। शाम को 6 बजे से 8:30 बजे तक क्लास चलती थी, 4 पीरियड रोज लगते थे। मैं खुद भी पढ़ाता था, लगातार लगभग 6.5 साल पढ़ाया। 450 बच्चे रोज पढ़ने के लिए आते थे। और ये करते करते बाद में मुझे पता चला कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने समता सैनिक दल बनाया था। तो 1987 में मैं समता सैनिक दल से जुड़ गया। समता सैनिक दल से जुड़ के फिर उसकी एक वर्दी होती है, पूरी वर्दी में कैडर होता है एक मिलिट्री की तरह। उसमें जो डिसिप्लिन सीखा और बाबा साहेब के जीवन संघर्ष को और बारीकी से जानने और समझने का मौका मिला। और उस समता सैनिक दल के संविधान में ये लिखा है कि जो हमारी पोस्ट पे कोई व्यक्ति अगर है, वो किसी राजनीतिक पार्टी में कोई पोस्ट नहीं ले सकता। तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक बंदिश थी, जिसमें मैं एक छोटा सा सिपाही भर्ती हुआ, और धीरे धीरे 2-3 साल के अंदर ही मैं जिले का अध्यक्ष बना। फिर 1995 के 94-95 में मैं दिल्ली का उपाध्यक्ष बना। फिर 19-20-21 मार्च 1997 को दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई समता सैनिक की 3 दिन की। उसमें फिर राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बना। और सन 2002 में मैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बना। तो वो पोस्ट एक बंदिश थी कि आप किसी राजनीतिक पार्टी में किसी पद पे नहीं जा सकते। लेकिन इस पूरे दरमियान जो बीएसपी का मूवमेंट चला, बीएसपी तो बहुत बाद में चला, बीएसपी का मूवमेंट शुरुआती तौर पे जो चला वो बामसेफ के तौर पे और डीएस4 के तौर पे चला। तो हम एक छोटी उम्र में थे, स्कूल में पढ़ते थे। डीएस4 के टाइम पे हम लोगों ने, जब ऊंट का निशान होता था, उनकी वॉल राइटिंग करना, उनके पोस्टर चिपकाना, जो एक छोटी उम्र में लड़के कार्यकर्ता काम करते हैं, उस तरह का काम तो हम करते रहे। और फिर जब बीएसपी बन गई 84 में, तो बीएसपी में भी एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर उनके मीटिंगों में शामिल होते थे, और वोट डलवाने में, लोगों को बूथ पे लोगों को लाने में, वो काम हम एक, चूंकि बीएसपी हमारे लिए पार्टी नहीं थी, वो राजनीतिक पार्टी नहीं थी, बल्कि एक मिशन था। तो उस मिशन के तहत तो हम आम आदमी पार्टी से जुड़ने से पहले बीएसपी के मिशन से कार्यकर्ता के तौर पे, एक जमीनी कार्यकर्ता के तौर पे जुड़े। लेकिन कहीं भी हमने ये नहीं कहा कि मैं बीएसपी का कोई कार्यकर्ता हूँ। क्योंकि समता सैनिक दल का मैं 2002 में राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बना, लगभग 8 साल राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रहा। तो ये जीवन का जो संघर्ष का जो टाइम है, इस दौरान मैंने हजारों प्रदर्शन हम लोगों ने देश के अलग अलग हिस्सों में किए हैं। यहाँ तक कि सीकर के अंदर 5 हत्याएं राजस्थान में हुई अलग अलग जगह पर। तो उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और वहां पुलिस ने लाठीचार्ज करके हमें गिरफ्तार किया। 10 साल वहां हम लोगों ने तारीख भुगती जाके सीकर में। तो ये मूवमेंट के साथ साथ ये सब तो चलता रहा, सामाजिक आंदोलन। कहीं भी कोई घटना घटी, हमारे लोगों की हत्याएं हुई, बलात्कार की घटनाएं हुई, तो उसके ऊपर दिल्ली में जंतर मंतर पे, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे, उससे पहले वोट क्लब पे, वोट क्लब तक पे हमने प्रदर्शन किए। जयपुर में प्रदर्शन किया, यूपी में, हरियाणा में झज्जर कांड हुआ, दुलीना कांड हुआ, कुम्हेर कांड हुआ, उधर राजस्थान। इन सारी घटनाओं में लगातार, मेरे ख्याल से अगर मैं याद करूं तो सैकड़ों नहीं हजारों की मात्रा में धरने प्रदर्शन हम लोगों ने किए। तो ये सिलसिला तो चलता रहा है राजनीति में। बेशक 25 नवंबर 2014 को पहली बार संपर्क में आए, और 1 महीने बाद 25 दिसंबर 2014 को मेरा टिकट हो गया।
और यहाँ से मेरे जीवन की राजनीति की शुरुआत हुई। ये बताइए राजेंद्र जी, जब जिसकी बात आपने की, जो बच्चों को पढ़ाने वाला, जिसमें आपने कहा कि करीब 20-22 कमरे लोगों ने ही आपको उन कामों के लिए दिए, वो पढ़ाई क्या ऐसी जो परिपाटी वाली स्कूल की पढ़ाई है वो करा रहे थे आप, या उसका संबंध किसी जागरण और चेतना जगाने और राजनीतिक रूप से सचेत करने से था? नहीं, उसमें दो चीजें थी। एक तो उन बच्चों को हम सुबह बुलाते थे, एक्सरसाइज करवाते थे, योगा करवाते थे, और वहां उनको अपने मिशन की जानकारी भी देते थे। दूसरा, जो शाम को 4 पीरियड लगते थे, वहां तो हम उनको एक तरह से ट्यूशन समझ लीजिए, क्योंकि स्कूल में उतना अच्छा माहौल नहीं था और ट्यूशन पढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो हम सारे करीब 25-30 लड़कों का ग्रुप था, अपनी जेब से ही कंट्रीब्यूट करते थे हम, और हम ही लोग खुद पढ़ाते थे। तो आसपास के सारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर जो बच्चे पढ़ते थे, वहां धीरे धीरे रिजल्ट ये आया कि सारे स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ाई में टॉप करने लगे। चारों तरफ जहां भी जाए, सर जी जय भीम, सर जी जय भीम। मतलब एक अलग तरह का वातावरण था, ऐसा इतना सम्मान। गली गली में बुजुर्ग लोग भी दे रहे थे। किसी ने कोई शराब पी के कुछ कर दिया तो वहीं पे पंचायत कर दी, उस पे 500 रुपए जुर्माना लगा दिया, उसकी शराब छुड़वा दी। तो वो सब जो सामाजिक जो एक काम जो है वो निरंतर सालों साल हमारा उस दौरान चला। तो उसमें जो क्लास हम लेते थे, क्लास में सप्ते में एक दिन एक पीरियड इस चीज का भी होता था कि अपने महापुरुषों के बारे में उनको जानकारी देना, सामाजिक बुराइयों के बारे में जानकारी देना, और अंधविश्वास पाखंडवाद से या सामाजिक बुराई से में क्या क्या नुकसान है, आर्थिक नुकसान क्या है, सामाजिक नुकसान क्या है, शारीरिक नुकसान क्या है, मानसिक नुकसान क्या है, और उससे छुटकारा पाने से क्या क्या फायदे हैं। तो इस तरह की जागरूकता भी हम बच्चों को देते थे, और मुझे खुशी है कि जिन बच्चों को हमने पढ़ाया आज वो बच्चे कहाँ कहाँ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर और अच्छी अच्छी जगह प्रोफेसर तक बने हैं। बहुत अच्छी अच्छी जगह बच्चे निकले हैं। तो आज भी जब वो बच्चे मिलते हैं तो हमें वो अपने टाइम याद आता है कि हम इन बच्चों को जब पढ़ाते थे, तब हमने जो सोच के शुरुआत की थी वो रिजल्ट में परिवर्तित हुआ, तो एक अलग तरह के आनंद की अनुभूति होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। मेरा ये बात जानने का बहुत मन करता है, खास तौर पर जो पौलो फ्रेरे हुए, जिन्होंने उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र नाम की किताब लिखी, उसमें बहुत बारीकी से उन्होंने इस बात का अध्ययन किया है कि किस तरह उत्पीड़न आपकी चेतना को इस तरह निष्क्रिय कर देता है या कुंद कर देता है कि आप उत्पीड़क के प्रति ही कुछ प्रेम सा करने लग जाते हैं अनजाने में। तो ये जो पहलू है, इस अनुभव को बताइए कि आप तो कोशिश करते हैं कि अपने ही समाज और आसपास की दुनिया को सशक्त बनाने के लिए उनके अंदर ना सिर्फ स्कूली शिक्षा बल्कि राजनीतिक चेतना भी उनके अंदर डाली जाए, लेकिन वहीं से खुद उसी समाज से एक किस्म का प्रतिरोध या एक ठसपन भी रहता है। इसका क्या आपका अनुभव है? नहीं, ये अनुभव ये भी अनुभव हमने किया। जब हम बच्चों को फ्री पढ़ाते थे तो कुछ लोग आपस में चर्चा करते थे कि जरूर इनको कहीं ना कहीं से कुछ मिल रहा है, हम्म। ऐसे कैसे कोई फ्री में पढ़ाएगा और जेब से खर्च बिल्कुल। कर। हम्म। तो हम उसको सुनते थे, लेकिन हमें आगे बढ़ना था। हम्म। हमें पता था, जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो जीवन संघर्ष हमने पढ़ा, उनके जीवन में भी अनेकों कठिनाइयां अपने ही समाज के लोगों के द्वारा आई, उन्हीं लोगों के द्वारा जिन उत्पीड़ित लोगों के लिए वो पूरा जीवन लगाया। हम्म। यहाँ तक कि बाबा साहेब जब चुनाव लड़े तो चुनाव में उनको हराने के लिए भी उन्हीं में से लोगों का इस्तेमाल हुआ। हम्म। तो वो तो हमें पता था कि जब हम कोई भी अच्छा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं विरोध भी होगा, लेकिन उस विरोध से आगे पार निकलना है। हम्म। और मुझे खुशी है कि हम उससे लगातार आगे निकलते ही जा रहे हैं। आज भी कई बार विरोध होता है, कई लोग कहते हैं कि आप वहां क्यों जुड़ गए, आप यहाँ क्यों नहीं जुड़ गए, वहां क्यों गुलामी कर रहे हो। हम्म। तो जबकि मैं ईमानदारी से बताता हूँ, अगर आपने विधानसभा की एक मंत्री रहते हुए मेरी स्पीचेस सुनी हो जी। और टैग के तौर पे भी सुनी हो, जी। या उससे पहले की भी अगर सुनी हो, तो आप ये पाएंगे कि मैं निरंतर जिस पिच पे मैं हमेशा बोलता आया हूँ, जिन मुद्दों को मैं लगातार उठाता आया हूँ, उन्हीं मुद्दों पे मैं आज भी लड़ रहा हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिन मुद्दों पे मैं वर्षों से हमारे महापुरुषों ने लड़े और हम लोग लड़ रहे हैं, मैं खुद पूरे देश में जाके जिन मुद्दों पे लगातार बोल रहा हूँ। आज देश की सबसे बड़ी पार्टियों में से कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी भी उन सामाजिक न्याय के मुद्दों पर आ गए। तो मैं तो प्रफुल्लित हूँ कि भाई हमारे मुद्दों की जीत हो रही है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे लगता है ये मूवमेंट, ये मिशन जो उम्मीद बाबा साहब करते थे, ये काम होने चाहिए।
जिसके लिए कांसीराम साहब ने भी शादी नहीं की, नौकरी छोड़ी, अपना पूरा जीवन लगाया। तो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की तरफ पूरा देश चल पड़ा है, सारी पार्टियां चल पड़ी हैं, और आने वाला 2024 का तो चुनाव ही पूरा का पूरा सामाजिक न्याय के मुद्दे पे होने वाला है। तो मैं तो इसी बात से संतुष्ट हूँ कि जिन मुद्दों पे हम वर्षों से लड़ाई लड़ रहे थे या काम कर रहे थे या जागरूकता पैदा कर रहे थे, वो आज पूरा देश धीरे धीरे उन मुद्दों की तरफ बढ़ रहा है। ये जो बहुजन समाज के प्रति होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए जो कानून पिछले वर्षों में सामने आए हैं, वो कितने आपकी नज़र में प्रभावी रहे हैं? और इस तरह कानूनी जो ढांचा है उसमें भी क्या, क्योंकि खुद आप वकालत करते हुए भी कानून की बारीकियां समझ पाए कि किस तरह से जो एक तरह से प्रिडोमिनेंट जो पावर में होते हैं वो कानून के होते हुए भी उसमें एक तरह से कहिए कि वो सुराख निकाल लेते हैं और वो न्याय ना पहुंच पाए वर्षों से वंचित लोगों तक। तो वो कानूनी ढांचे में भी कुछ सुधार की जरूरत है। पहले तो बताइए कि कितने प्रभावी हैं ये कानून? ये कानून प्रभावी तो हैं पर बहुत ज्यादा नहीं है। जो मैं खुद जो एक वकालत के तौर वकील के तौर पे जो मैंने खुद महसूस किया, कानून अच्छा बना है और सामाजिक न्याय को निश्चित तौर पे आगे बढ़ाने वाला है। इससे निश्चित तौर पर उत्पीड़न की घटनाएं बहुत हद तक कंट्रोल हो जानी चाहिए थी। बहुत हद तक उत्पीड़ित लोगों को इस कानून के माध्यम से मदद मिलके आगे बढ़ना चाहिए था। और उत्पीड़न करने वाले लोगों में एक डर पैदा होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और उसका कारण कई कारण है उसके। एक तरफ शासन, पुलिस और प्रशासन, डीएम एक्सेट्रा, जो एक मानसिक उनकी एक सोच है, जातिवादी सोच है, मनवादी जो सोच है, एक तरफ वो काम करती है जो आपके मुद्दों पर कार्रवाई नहीं करती। आप अपने केस को लेके एफआईआर कराने जाते हो तो पहली बात तो पुलिस नहीं सुनती, डीएम का घेराव करते हैं तो डीएम भी कुछ नहीं करते, वो प्रीजुडिस होते हैं पहले से ही। फिर भी बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है तो कई बार मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, नहीं होते तो कई बार व्यक्ति को कोर्ट में जाके कंप्लेंट केस डालनी पड़ती है, तो वहां से डायरेक्शन होकर दर्ज होते हैं। कई बार लोग शुल्क कमीशन में चले जाते हैं तो वहां से डायरेक्शन होती है, तब मुकदमा दर्ज होता है। तो एक तरफ पहले तो मुकदमा दर्ज कराना ही बेहद कठिन है, और उसमें भी मुकदमा दर्ज कराने के लिए 10% लोग जाते हैं मुश्किल से। 90% तो जुल्म सहन करके चुप बैठ जाते हैं। वो सोचते हैं कौन लड़ेगा इनसे यार, इन्हीं के खेत पे काम करना है, या कौन लड़ेगा इनसे, ये फिर मारेंगे, रास्ते में पीटेंगे। तो उस डर से 90% लोग तो कार्रवाई करते नहीं। 10% जो कार्रवाई की कोशिश करते हैं, उनमें से 10% में से जो 9% पे तो कार्रवाई नहीं होती, 1% पे कार्रवाई हो जाती है। वो 9% कोर्ट के माध्यम से या शुल्क कमीशन के माध्यम से अपना मुकदमा दर्ज करवाने में कामयाब होते हैं। और अगर मुकदमा दर्ज करवाने में कामयाब हो भी जाए तो उसके हिसाब से जो गिरफ्तारी होनी चाहिए मुलजिम की, वो गिरफ्तारी ज्यादातर केस में पुलिस करती नहीं है। फिर भी अगर कोई दबाव बनवाया जाए कोर्ट के माध्यम से या शुल्क कमीशन के माध्यम से, तो उसमें एक और दिक्कत है कि प्रशासन दबाव में आके कार्रवाई अगर कर भी दे, तो जब मुलजिम को गिरफ्तार पुलिस करती है, पहली बात तो उसको कोई ना कोई रीजनेबल रीजन लिख के बना के और उसको वो गिरफ्तार नहीं करती है। लेकिन अगर किसी दबाव में कर भी ले, तो जब कोर्ट में पेश करते हैं तो कोर्ट में भी जजेस प्रीजुडिस हैं, और बड़ी मात्रा में मेजोरिटी में जजेस प्रीजुडिस हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं। वो इतने प्रेजुडिस हैं कि जैसे पुलिस उसको पेश करती है, वो पेश करते ही उसको बेल ऑर्डर कर देते हैं। मन में पहले से एक वो नेगेटिव भाव है, एट्रोसिटी ऐसा शुल्क का मामला है, तो पहले से ही जो जज है उसका जरूरी नहीं है कि जज हो जाने से उसकी सामाजिक सोच बदल जाए, या जज होने से उसका चरित्र न्यायिक हो जाए, जुडिशियस माइंड उनका हो, ये जरूरी नहीं है। मेजोरिटी केसेस में उनका जुडिशियस माइंड नहीं होता, प्रीजुडिस होता है, कास्ट का बीमारी उनके भी मन में रहती है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। तो ज्यादातर केसेस में तो जैसे ही प्रोड्यूस करते हैं वो तुरंत उनको बेल ऑर्डर कर देते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। उनको केस की गंभीरता को देखना चाहिए और उसके बाद फैसला लेना चाहिए। लेकिन अमूमन जब पहले से ही मन में तय कर लिया, तो उसमें सारे जो पॉइंट्स है वो दरकिनार हो जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि उनको जो एफआईआर दर्ज होने के बाद जो प्रोसीजर है, एफआईआर दर्ज होने पे 25%, फिर चार्जशीट होने पे इतना परसेंट, फिर एविडेंस के टाइम पे इतना परसेंट, फिर बाद में फाइनल डिसीजन पे इतना परसेंट, तो वो भी पैसा आसानी से नहीं मिलता है। उसके लिए भी लोगों को लड़ना पड़ता है, कार्रवाई करनी पड़ती है, जाना पड़ता है, बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं सरकारी दफ्तरों के, डीएम ऑफिस के,
या जो SC/ST OBC वेलफेयर डिपार्टमेंट से उनके, और तब जाके वो कहीं ना कहीं होता है। और उसमें फिर उन लोगों को प्रताड़ित करके सामाजिक प्रेशर बना के केसेस को विड्रॉ करवाया जाता है, गवाही तुड़वाई जाती है। कुछ लोग डर के वजह से बाद में सरेंडर कर, पहले तो जो उसमें लड़ते हैं, लेकिन जब केस चलता है और अगर केस लंबा चला जाता है साल दर साल, उसके बाद फिर वो मन में वो लड़ाई, संघर्ष और न्याय की भावना भी लंबे समय तक नहीं रहती। लोग अल्टीमेटली फिर उसमें समझौता कर लेते हैं। कई बार वो कुछ लालच में आ जाते हैं तो अपना बयान बदल देते हैं। तो मुझे लगता है कि सजा तक तो नाक के बराबर कोई केस पहुंचते हैं। तो कानून तो अपने आप में बहुत अच्छा बना, लेकिन जैसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान कितना ही बेहतरीन क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत अच्छी नहीं है तो बेहतरीन से बेहतरीन संविधान भी बुरा साबित होगा। और संविधान में अगर कुछ थोड़ी बहुत कमी भी है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों की अगर नीयत अच्छी है तो वो संविधान में बेहतर साबित होगा। यही बात एट्रोसिटी एक्ट पर भी लागू होती है। हम्म। आपकी राय में राजेंद्र जी, आज हमारे समाज में SC/ST OBC और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, उनके खिलाफ होने वाले अत्याचारों के रूप क्या हैं? कुछ तो हम अखबारों में, मीडिया में पढ़ते हैं, और कुछ हो सकता है अनरिपोर्टेड भी रह जाते हो, लेकिन आमतौर पर अत्याचारों का रूप क्या है? अखबारों में मुश्किल से 2% केसेस आते हैं, और ये रूप बहुत प्रकार के हैं। पहला रूप, जैसे आप छोटे बच्चे हैं तो पहले तो अगर आपके पड़ोस में कोई जनरल वाला है तो आपके बच्चों को ही वो कमेंट करेगा, कई बार मार भी देगा। कई बार पड़ोसी अपने घर का कूड़ा आपके घर के सामने डाल देगा, जानबूझ के अपने छत पे से आपके यहाँ कुछ डाल देगा। और इसके साथ साथ जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में टीचर्स भी कई बार उनके साथ भेदभाव करते हैं, उनको पीछे बिठा देते हैं या शब्दों में कमेंट करते हैं। जैसे मुझे आज भी याद है, मैं 9th में पढ़ता था तो कोई इंग्लिश में कुछ पूछा इंग्लिश के टीचर ने, मैंने उसका जवाब सही दे दिया। उन्होंने कहा भाई तूने सही कैसे दे दिया, तुझे कैसे पता है? मतलब उसको आश्चर्य क्यों हो रहा है? अगर मैंने सही जवाब दे दिया तो टीचर को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए, लेकिन उनको आश्चर्य हो रहा है। तो ये इस तरह की जो चीजें होती हैं क्लास के अंदर टीचर के द्वारा अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट, या जैसे वाइवा होता है स्कूल के अंदर, जैसे 10th क्लास में साइंस के प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो प्रैक्टिकल में नंबर देने में कटौती करेंगे। अगर वो अपने बच्चों को मान लो 30 नंबर का प्रैक्टिकल है तो 30 में से उसको मान लो 29 दे रहे हैं या 30 दे रहे हैं या 28 दे रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि अगर वो अनुसूचित जाति जनजाति का है तो वो उसको 10 मिलेंगे, 12 मिलेंगे, 15 मिल जाएंगे, बहुत ही कोई बढ़िया कोई नजदीकी रिश्ते हो जाएं तो 20 मिल जाएंगे। ये तो कभी शायद होगा नहीं कि उसको 30 में से 30 मिल जाए, 28 मिल जाए, 29 मिल जाए। तो ये वहां भी उनके साथ पक्षपात होता है, और ये नीचे से लेकर टॉप क्लास तक ऊपर तक होता है। यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज के बारे में मैंने चेयरमैन यूपीएससी को चिट्ठी लिखी थी, पूरा डाटा दिया था कि देखो किस तरह रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं SC/ST OBC के लोग, और जनरल कैटेगरी जो लोग रिटर्न में बहुत ही कम नंबर लेके आ रहे हैं, लेकिन इंटर में उनको मतलब 250 नंबर, 220 नंबर, 225 नंबर, 230 नंबर, 210 नंबर, 200 नंबर, इस तरह नंबर मिल रहे हैं। और जो बच्चे शेड्यूल कास्ट में टॉपर्स में हैं, यहाँ तक कि टीना डाबी का एग्जाम्पल देख लीजिए, जिनका जो टॉपर थी उनको भी 180 के आसपास नंबर मिले। उसी बैच में मेरा भांजा IAS ऑफिसर बना, तो उसको भी ऐसे नंबर मिले। 200 वाला तो मैं शेड्यूल कास्ट में कोई, शेड्यूल ट्राइब OBC में कोई कोई मुश्किल ही मिलेगा जिसको 200 से ऊपर नंबर मिल जाए। लेकिन आप कभी भी रिजल्ट देखो यूपीएससी का, तो उसमें जो रिजल्ट में जब आप देखेंगे, बाइफरकेट करेंगे, रिटर्न के नंबर अलग है, इंटरव्यू के नंबर अलग है, तो जो रिटर्न में बहुत ही कम नंबर लेके आ रहे हैं जनरल कैटेगरी के बच्चे, उनको भी इंटरव्यू में बहुत ज्यादा अच्छे नंबर मिल जाते हैं। इससे जो गैप आता है, कई बार तो 40-40, 50-50 नंबर तक का गैप आ जाता है, और 40-50 नंबर के गैप में तो बहुत लोग बाहर हो जाते हैं। हम्म। तो ये आप जहां भी जैसे मेडिकल में देख लीजिए, इंजीनियरिंग में देख लीजिए, वहां पे जो इंटरनल एग्जाम है उसमें फेल कर देंगे, मेडिकल में उसको मेन एग्जाम में बैठने देंगे चूंकि इंटरनल में फेल है। यहाँ तक आपको याद होगा सफदरजंग का केस था, लगभग 25 बच्चे कई साल तक फेल किए। वो लोग कोर्ट गए, कोर्ट और संसद में ही सवाल उठा, फिर कोर्ट के ऑर्डर से वो कॉपियां बाहर जांची गई, वो 25 के 25 बच्चे पास हो गए। या दूसरा एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आपको याद होगा एम्स के अंदर एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, और जब सुसाइड फेल कर दिया तो उसने सुसाइड कर लिया। अ, बाद में उसकी कॉपी जब जांच हुई
तो वो टॉपर निकला। एसटी बच्चा था, एम्स का केस है, कोई कहीं मैं बना के अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, तो ऑन रिकॉर्ड अखबार में भी छपा और काफी मुद्दा बना था उस वक्त। तो इस तरह के जो केसेस हैं, कि जो खासतौर पे जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, वहां अब तो कई तरह की मार हो रही है। एक तरफ तो फीस इतनी ज्यादा कर दी है इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में पहली बात तो कोचिंग लो, तब कंपटीशन में आप बैठोगे, पास करोगे। कोचिंग पे खर्च करो 2-3 लाख रुपया, और कोचिंग से पास कर भी लो, आपने मेहनत की, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में मान लो डीटीयू में एडमिशन हो गया, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आपको ऑफर आ गया, वहां 1 साल की फीस ही 2.5 लाख है। हॉस्टल का खर्चा अलग है, किताबों का खर्चा अलग है, बाकी खर्चा अलग है। तो 4 साल का कोर्स करने के लिए 15 लाख रुपया चाहिए। SC ST और माइनॉरिटी, इसमें 99% लोग 15 लाख रुपए खर्च करके सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो ये कई तरह का हमारे साथ जो शोषण, आपने पूछा अलग अलग तरह का किस किस तरह का होता है, तो आपके पड़ोसी भी करता है। और आप अगर कभी ट्रेन में यात्रा आपने भी की होगी, हमने भी की है, आप किसी भी कंपार्टमेंट में बैठे तो आपके इर्द गिर्द बैठे हैं, कुछ ही देर में पूछेंगे आपका नाम क्या है। मैंने बताया मेरा नाम राजेंद्र पाल। ये पूरा नाम क्या है? पूरा नाम का मतलब वो आपकी जात जानना चाहता है, और जैसे आप बताते हो तो उसके तुरंत हाव भाव चेंज हो जाते हैं। हम्म, ये मेजोरिटी केसेस में, कोई थोड़ा बहुत केस में नहीं है, हम्म, मेजोरिटी केसेस में। अच्छा, बिल्कुल। और बुरा तब लगता है जब कोई कहता है देखो जी मैं तो सबके साथ खाना खा लेता हूँ। ये कौन सा एहसान कर रहे हो भाई, सबके साथ खाना खा लेते हो? ये क्या बात है सबके साथ? ये कहना कि जी मैं तो वैसे तिवारियों पर मैं जातिवाद नहीं मानता। तो भाई तुम अपनी जाति बता रहे हो पहले, और फिर कह रहे हो मैं जातिवाद नहीं मानता। आप तो हम्म, जाति पहले बता रहे हो। हम्म, तो अनेकों तरीके से शोषण होता है, कोर्ट में भी होता है, ऑफिस में भी होता है। ऑफिस में देखिए, जैसे मैंने बहुत केस किए, मंत्री के तौर पे भी मैंने नोटिस किया, और वकील के तौर पे भी मैंने नोटिस किया कि जैसे किसी शेड्यूल कास्ट का प्रमोशन का टाइम आता है, तो सबको पता है सीनियर लेवल पे जा रहा है बहुत, तो जो कुछ लोग जो उसके बाद वाले होते हैं वो फर्जी सी कंप्लेंट लिखवा देंगे उसके खिलाफ किसी से, हम्म, और वो विजिलेंस में अफसर पहले तैयार बैठा है, शायद हम्म, पहले ही बात हो जाती होगी, वो तुरंत उसको विजिलेंस में भेज देते हैं कि हम्म, इसको जांच के लिए विजिलेंस में भेज दो। हम्म, एक बार जांच के लिए विजिलेंस में चला गया, विजिलेंस क्लियरेंस होगी नहीं, आपका प्रमोशन अटक गया। हम्म, इस तरह करके आपको रोक दिया जाता है। हम्म, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि 56J में जो कंपल्सरी रिटायरमेंट किया जा रहा है, अगर उसमें भी ज्यादा लोगों को देखें तो ज्यादातर इन्हीं वर्गों के मिलेंगे। हम्म, तो कई तरह का शोषण है और कई मोर्चे पे है। हम्म, आप ये बताइए, एग्जामिनेशन फॉर्म होता है, जैसे मैं लॉ में था या रामजस कॉलेज में, कैंपस लॉ सेंटर से मैंने लॉ किया, रामजस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, दोनों में मैंने नोटिस किया कि जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं उसमें कास्ट का कॉलम है। जब एग्जामिनेशन की फी में कोई छूट नहीं है, हम्म, फिर कास्ट का कॉलम क्यों? हम्म, और रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट में क्या होता था, बाकी बच्चों के नाम के सामने रिजल्ट लिखा, डायरेक्ट नाम के सामने, SC बच्चों के नाम के सामने सन ऑफ, हम्म, पिताजी का नाम, क्या मतलब है? हम्म। मतलब बहुत सारे इंडिकेशन है जो आपको बार बार एहसास कराते हैं। तो आपके हिसाब से राजेंद्र जी, ये जो अशक्त और वंचित लोग हैं, जो समुदाय हैं, उनके खिलाफ जो एट्रोसिटीज हैं, जो अत्याचार हैं, उनको एड्रेस करने के लिए, रोकने के लिए कौन से ऐसे विधायी उपाय या नीतियां हो सकती हैं जो कारगर भी हों, मतलब सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि सचमुच वो एक इफेक्टिव रोल निभाएं। देखिए, वैसे तो 2016 में SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में अमेंडमेंट हुआ। उसमें सेक्शन 4 में जोड़ा गया कि आपके साथ एट्रोसिटी हुई, आप अधिकारी के पास FIR दर्ज कराने गए, तो अधिकारी अगर आपकी सुनवाई नहीं करता है तो सेक्शन 4 में अधिकारी को भी 3 साल तक की सजा है। तो कोशिश की जा रही है कि इसको इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। अगर एट्रोसिटी एक्ट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो जाए, मैं समझता हूँ काफी हद तक उत्पीड़न की, जाति की वजह से होने वाले उत्पीड़न पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन इसमें कई काम करने पड़ेंगे। इसमें FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं ये तो मानता हूँ कि झूठे केस भी कुछ लोग बनाते हैं, लेकिन मिसयूज किस कानून का नहीं है? 498 406 के जो केसेस चलते हैं पति पत्नी के बीच उत्पीड़न के, उसमें ज्यादातर केसेस झूठे दर्ज हो जाते हैं। तो क्या वो कानून बंद हो जाएगा? बिल्कुल। या दूसरे और भी केसेस में जेल में हमने जाके हम लोग कैदियों से मिले हैं, तो हमने देखा बहुत सारे कैदी बेकसूर है, उन्हें पता ही नहीं किस केस में बेचारे अंदर है। तो कानून का दुरुपयोग अलग सवाल है, उसको रोकने के लिए तो आपने पहले कानून है ना, कि अगर कोई झूठा केस बनाता है, झूठी गवाही दे रहा है, तो उसको उसको फिर वो
उसके खिलाफ भी मुकदमा बनता है। अगर झूठा केस पाया जाता तो सजा दो ना, उसको बना लेना। लेकिन इसको पहले से क्यों मान रहे झूठा है? अब जिसको उसको इम्प्लीमेंट कराना पहले से मान के चल रहा है कि झूठा होगा। जैसे, और ये देखिए माइंडसेट नीचे तक नहीं ऊपर तक है। आपको याद होगा एक हाईकोर्ट के जज ने कहा था कि चूंकि वो अपर कास्ट है तो ये तो स्वीकार ही करने योग्य नहीं कि अपर कास्ट के ने दलित महिला की के साथ बलात्कार किया होगा। हम्म, ये कौन सा तर्क है भाई? ये हम्म, कौन सा लॉजिक है? तो अगर जज हाई कोर्ट का जज की ये मानसिकता है, या अगर सुप्रीम कोर्ट का जज वेदों का हवाला दे या मनुस्मृति को बेहतर बताए, हम्म, वो मनुस्मृति जो किसी पर्टिकुलर वर्ण को पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार देती हो, किसी हम्म, एक कम्युनिटी को व्यापार का अधिकार देती हो, किसी एक वर्ग को वो शस्त्र धारण करने का राजकाज का अधिकार देती हो, और मेजोरिटी को वो सारे अधिकारों से वंचित करती हो, हम्म, तो ऐसे फिर मनुस्मृति को बेहतर कैसे कहा जा सकता? अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज अगर मनुस्मृति को बेहतर कहेगा, फिर मुझे तो नहीं लगता कोई न्याय की उम्मीद करनी चाहिए। हम्म, तो अपने आप में एट्रोसिटी एक्ट अच्छा है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में ईमानदारी बरती जाए। साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेशन हो वो टाइम बाउंड मैनर में होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बननी चाहिए, टाइम बाउंड। फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से ट्रायल पूरा होना चाहिए और सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर ये ट्रायल के बाद अगर कोई कन्विक्ट होता पाया जाता, हाँ इसने एट्रोसिटी की है, तो उसके खिलाफ सख्त सजा होनी चाहिए। नंबर दो, समय पे बिना मांगे समय पे उनको मुआवजा मिलना चाहिए। नंबर तीन, पुलिस के अधिकारियों को क्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं कर रहे हैं या पक्षपात कर रहे हैं, तुरंत मुकदमा दर्ज नहीं करते, तो सेक्शन 4 में उनको सजा हो। कुछ तो मतलब एग्जाम्पल सेट करो, दिखाओ जजमेंट के माध्यम से उनको सजा देकर। लेकिन अगर उनको केवल चेतावनी देके छोड़ दोगे तो वो तो बार बार करेंगे, उनको फिर डर ही नहीं होगा। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जिनको मुझे लगता है जिस पे काम करने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि उसको उस पे उन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी हो कि जब ट्रायल आपको इन्वेस्टिगेशन सौंपा है तो फिर ये ट्रायल में वीकनेसेस क्यों हो गए? जानबूझ के वीकनेसेस छोड़ दिए जाते हैं। उन वीकनेसेस का फायदा उठा के बाद में मुलजिम बच जाते हैं। और साथ ही साथ गवाह को सुरक्षा, जब तक गवाह की गवाही ना हो जाए पूरी कोर्ट में, तब तक उसको सुरक्षा मुहैया होनी चाहिए। अदरवाइज हमने देखा है कि उसको वो गांव में ही मार दिया, गवाह को ही मार दिया, कुछ बचा ही नहीं, फिर केस में गवाह भी मर गया। तो इस तरह के कई सारी चीजें जिसको मुझे लगता है ध्यान देने की जरूरत आप तो वैसे मिशन जय भीम के जरिए इनको कानूनी तौर पर भी इन मसलों को हैंडल कर रहे होंगे, उम्मीद है, है। क्योंकि जब आप मंत्री थे तब भी आपने बहुत प्रभावशाली ऐसी भूमिकाएं निभाई जिससे कि वंचित और कमजोर तबकों को लाभ मिल सके। लेकिन अगर आप एक वकील के तौर पर, जो कि आपका प्राथमिक पेशा भी रहा है, खुद इन मसलों में क्या पहल लेते हैं कि जब कभी ऐसा कोई मामला आए इस तरह का अन्याय का, तो आपकी भूमिका क्या रहती है? बतौर वकील पूछ रहे हैं? वकील, बतौर वकील कुछ इनिशिएटिव लेते हैं? मैं सबसे पहले उनसे एक बात कहता हूँ कि आपके साथ जो भी घटना घटे मुझे सच बताना, बढ़ा चढ़ा के बताने की जरूरत नहीं है। एकदम सच बताओ। जो जितना ज्यादा सच्चाई पे चलोगे उतना ही आपका केस इफेक्टिव रहेगा और वो सजा में परिवर्तित हो सकता है। जितना आप झूठ बोलोगे, बढ़ा चढ़ा के करोगे, उतना ही आपके केस में वीकनेस होंगे और आपका केस बेकार हो जाएगा। तो पहली चीज ये। दूसरी बात, उसकी पूरी बात सुन के मैं उसकी कंप्लेंट को ड्राफ्ट करता हूँ और वो कंप्लेंट फिर वो पुलिस को देता है। और पुलिस अगर नहीं कार्रवाई करती है तो एट्रोसिटी एक्ट के की कंप्लेंट बनाकर शुल्क कमीशन को देते हैं या ऊपर के अधिकारियों को देते हैं। वो भी अगर नहीं सुनते तो फिर हम उसको एक कंप्लेंट केस के रूप में कंप्लेनेंट बना के उसको कोर्ट में केस डालते हैं, कंप्लेंट केस डालते हैं। फिर कोर्ट के माध्यम से 156(3) में कोर्ट एफआईआर दर्ज करने को ऑर्डर करती है। और कई बार कोर्ट कन्विंस नहीं होती तो वो कहती है कि नहीं, पहले एविडेंस लाओ। तो फिर एविडेंस लीड करते हैं और उसके बाद एविडेंस लीड होने के बाद आर्ग्यूमेंट करके फिर कोर्ट ऑर्डर करती है, उसमें समन करती है उनको, मुलजिम को। तो इस तरीके से हम लोग चलाते हैं। अच्छा, तो ये जो एक प्रिविलेंट जिस तरह से अत्याचारों का सिलसिला है समाज में, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के साथ, तो इन समुदायों को थोड़ा एम्पावर करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए जो सामाजिक अलग अलग फॉर्मेशंस हो जाते हैं, वो हों या फिर एनजीओज हों या इस तरह के एडवोकेसी ग्रुप्स हैं, तो आप किस तरह की रणनीतियों या कार्यक्रमों का आप लोग समर्थन करते हैं, किस तरह की? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने सालों पहले
दिल्ली SC ST एडवोकेट्स एसोसिएशन बनाई। उसके बाद कुछ साल बाद ऑल इंडिया SC ST एडवोकेट्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी था। और उधर पहले डॉक्टर अम्बेडकर जागृति संघ में काम किया, फिर मुक्ति में काम किया, फिर समता सैनिक दल में जुड़े। और इस बीच मैंने SC ST OBC माइनॉरिटी के जो संगठन उनकी एकजुटता का काम किया। और आज भी लगातार ऐसा कोई माइनॉरिटी का ग्रुप नहीं होगा, ऐसा कोई SC ST का ग्रुप नहीं होगा जिनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ उनको एक मंच पे लाने के लिए, एकजुट करने के लिए मैंने कोशिश ना की हो या नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तक कि आज भी मैंने एक वीडियो भी डाली अपने फेसबुक पे और ट्विटर पे, जिसमें मैंने अपील की है कि पूरे देश में कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें इस्तेमाल होने वाले जो बच्चे हैं वो विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं। आप RSS को देख लीजिए, बजरंग दल को देख लीजिए, विश्व हिंदू परिषद को देख लीजिए, किसी भी इनके धार्मिक जुलूस में देख लीजिए, तो उसमें आपको जो पुजारी हैं उनके बच्चे नहीं मिलेंगे, उसमें आपको नेताओं के बच्चे नहीं मिलेंगे, उनमें आपको अधिकारियों के बच्चे नहीं मिलेंगे, स्वर्ण जाति के बच्चे नहीं मिलेंगे। उनमें सारे बच्चे आपको समझ लो 95% बच्चे SC ST OBC के बच्चे मिलेंगे। दूसरा, जितने देश में दंगे में दंगों की उसमें जो अरेस्ट हुए, जेल गए, उनकी लिस्ट उठा के देख लीजिए, उसमें भी आपको 95% मरने वाले या मारने वाले या जेल जाने वाले, 95% से भी ज्यादा आपको SC ST OBC और माइनॉरिटी के बच्चे मिलेंगे। तो आपके बच्चे तो तलवारें लहरा रहे हैं धार्मिक जुलूस में जाके, आप ही के बच्चे कावड़ लेने जा रहे हैं। और जब उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं या उनके बच्चे हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनके बच्चे कहने को वो धर्म की रक्षा का ठेका आपको दे दिया, वो कह रहे धर्म के रक्षक आप बनो और संसाधनों के मालिक और सत्ता के ठेकेदार हम बनेंगे। तो मैं ये बात अपने SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों को समझा रहा हूँ कि पहली चीज, आपके पास कोई ताकत अगर है जो आपको शक्ति प्रदान करेगी तो वह एजुकेशन। आप लोग पढ़ाई को महत्व दीजिए, पढ़ाई को ही अपनी ताकत बनाइए। एक तो इस बात के लिए मैं पूरे देश में जाके SC ST OBC माइनॉरिटी इन सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सबको एकजुट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सबको कानूनी रूप से उनको अवेयरनेस करने का, सामाजिक रूप से भी अवेयरनेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ में उनको ये भी बता रहा हूँ अंधविश्वास और पाखंडवाद से आपको क्या क्या तरह के नुकसान है। आपको आर्थिक हानि भी है, आपको मानसिक हानि भी है, तो आपको दोनों प्रकार की हानि अंधविश्वास और पाखंडवाद से हो रही है। तो उनको लॉजिकली तर्क देके हम चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे देश में जागरूकता पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से बढ़ी है। और पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया से भी एक फायदा हुआ कि कहीं भी घटनाएं हुई है तो वो उनमें कम से कम अब ज्यादा नहीं तो 70-80% घटनाएं अब सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगने लगी है। पहले तो पता ही नहीं चलता था, उत्पीड़न तो पहले बहुत ज्यादा था, उत्पीड़न अब भी हो रहा है लेकिन अब पता चल जाता है। और जब पता चलता तो अच्छी बात है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के ग्रुप एकजुट होकर अब इन उत्पीड़नों के खिलाफ खुल के सामने आने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं एक आपस में कोऑर्डिनेशन बना है, और ये मुझे लगता है भारत के लिए, देश के लिए बेहद एक अच्छे लक्षण है कि भारत में एकजुटता बन रही है। और जो लोग धर्म का इस्तेमाल करके नफरती भाषण देकर देश के तोड़ने की जो साजिश कर रहे हैं और राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट भी बांट रहे हैं, तो ये उनकी जो असल मानसिकता लोगों के सामने लाने का जो प्रयास हम लोगों ने शुरू किया था, अब वो धीरे धीरे प्रयास हमारा सफल होता दिख रहा है। और उत्पीड़न करने वाले लोगों में इस्तेमाल भी ज्यादातर पिछड़े वर्ग का किया जाता था, तो उनमें जो जागरूकता बढ़ी है उससे धीरे धीरे पिछड़े वर्ग के लोग भी इस मूवमेंट के साथ जुड़ने लगे हैं। और माइनॉरिटी का तो दुख हमारा ही की जैसा है, तो उनमें भी जो सबसे बड़ी समस्या एजुकेशन को लेके है, खासतौर पे मुस्लिम्स के अंदर, कि वो पढ़ाई का उतनी वैल्यूज, हमारे जैसे मेरी जो विधानसभा है सुंदर नगरी, नंदा नगरी, नई सीमापुरी, वहाँ पढ़ाई की तरफ उतना ज्यादा रुचि मुस्लिम समाज में नहीं थी। लेकिन मैंने जो उधर जा जाके यहाँ तक कि एक मंत्री के तौर पे क्लास में जाके क्लास ले ली बच्चों की स्कूल के अंदर, या जैसे कोई फंक्शन हुआ, एनुअल फंक्शन स्कूल में, और टीचर कहते हैं जी हमारा 100% रिजल्ट आया। मैंने कहा मुझे 100% रिजल्ट नहीं चाहिए, ये धोखा मत दो, मुझे चाहिए बच्चे कामयाब कितने हुए। अब तो जैसे क्यूट का एग्जाम है, आपके 100% से क्या लेने देना, अगर वो क्यूट पास करेगा तो उसका कॉलेज में एडमिशन होगा, वरना तो 100% पास हो जाए, रिजल्ट एडमिशन किसी का होना, वहां से पढ़ के फायदा क्या। तो जागरूकता बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं, हमें सफलता मिल रही है। और तेजी से अब माइनॉरिटी के बच्चे भी धीरे धीरे पढ़ाई का महत्व समझ रहे हैं। और SC ST के थोड़ा पहले, चूंकि अम्बेडकर बात को जो भी फॉलो करेगा, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी जाति का हो,
जो भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष को, चरित्र को पढ़ेगा, वो निश्चित तौर पर पढ़ाई से प्यार करेगा और निश्चित तौर पे वो बुराइयों से, अंधविश्वास, पाखंडवाद से दूर होगा और आगे बढ़ेगा। आमतौर पर जो लोग कहिए कि इस शोषण के जिम्मेदार हैं या इन स्थितियों के बनाए रखने के जिम्मेदार हैं, उनमें एक ये भाव रहता है कि एक दया का भाव, कि मतलब कुछ उपकार कर दिया, कुछ दया कर दिया, कुछ दान का एक होता है कि हमने, एक सेंस ऑफ गिल्ट भी शायद होता होगा। इसलिए ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है कि इस तरह के जो अत्याचार हैं और जो इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं वंचित समुदायों के लिए, उनको सामाजिक और आर्थिक रूप से बेहतर समर्थन कैसे दिया जा सकता है, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, एक पहले बात तो मुझे एक बात अच्छी लगती है कि स्वर्ण जातियों में से भी कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो धीरे धीरे इन एट्रोसिटीज के खिलाफ कहीं ना कहीं हमारे साथ खड़े होने लगे हैं। एक तो ये बात अच्छी हो रही है। दूसरी बात, जो जागरूकता चारों तरफ बढ़ी है और जो एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी में जो धीरे धीरे एकजुटता शुरू हुई है, इससे भी कहीं ना कहीं एट्रोसिटीज को कम करने में मदद मिल रही है। तो अभी काम इस पे चल रहा है और मुझे लगता है इसमें निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। क्या खुद कम्युनिटी की लीडरशिप में कोई इस तरह की कामयाब इनिशिएटिव लिया गया है जिससे कि इसमें चेंज? बाधा बन रही है, इनिशिएटिव तो लिया गया है, जी। क्योंकि लोगों को एट्रोसिटी एक्ट के बारे में, लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में, लोगों को जागरूक करने में अब बहुत हजारों संगठन लगे हुए हैं, लाखों लोग लगे हुए हैं। और मिशन मूवमेंट क्या है, अम्बेडकरवाद क्या है, हमारे महापुरुषों का जीवन संघर्ष क्या है, वो भी समझाने में लाखों लोग लगे हुए हैं, अलग अलग टुकड़ों में होकर लगे हैं। तो काम तो तेज हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज बाधा है, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सेपरेट इलेक्टोरल क्यों मांगा, पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्यों मांगे? क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा प्रतिनिधित्व तो हमारे सच्चे लोग करें, यानी समाज का प्रतिनिधित्व राजनीति में हमारे जो प्रतिनिधि जाए वो सच्चे समाज के प्रतिनिधि हों। इसलिए उन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांगा, ताकि अदरवाइज क्या होगा कि अगर पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिलता, तो ये जो मिला है बाद में संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, अब जो लोग जीत के जा रहे हैं उनको सभी जातीय वर्ग के लोग वोट डाल रहे हैं। तो वो जो चुनाव प्रतिनिधि है सब जातियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और जिस पार्टी से जा रहा है उसको ये भी चिंता रहती है कि अगली बार टिकट ना कट जाए। तो वो सच्चा प्रतिनिधि नहीं बन पा रहा, क्योंकि गांधी जी अनशन पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो मांग है ये समाज को बांटेगी, ये दलित जो हमारा भाई है उसको बांटेगी। तो दलित भाई है ये किसने कह दिया? माना ही नहीं कभी भाई। वो कहता है हिंदू में बंटवारा हो जाएगा। भाई हिंदू तो तुम हमें तब तो छोड़ो, आज नहीं मान रहे हो। आज राष्ट्रपति जी को मंदिर में जाने से सिर्फ इसलिए रोका जा रहा है कि वो क्योंकि दलित है, आदिवासी है, या इनसे पीछे रामनाथ कोविंद जी को अगर मंदिर में नहीं घुसने दिया तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलित है। तो आज भी अगर हमारे एक आईएएस बनने के बाद कहते हैं कि ये तो कोटे से आया है, अरे ये तो कोटे से बन गया, इसे कुछ नहीं आता। मैंने कुछ नहीं आता, इतना बड़ा कंपटीशन एग्जाम पास करके आया और जनरल वालों से भी अच्छे नंबर लेके यहाँ तक कि टॉप कर दिया आईएएस सिविल सर्विसेज, उसको भी कह देते हैं तो कोटे से। बोलने वाले की तो जुबान ही चलनी है ना। तो वो जो जो इस तरह की जो मानसिकता है, इसकी वजह से बाबा साहब इसको जानते थे कि ये अगर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र जिस पे गांधी जी अड़े हुए हैं, अगर इसमें हमारे लोग प्रतिनिधि जाएंगे तो वो अपनी पार्टियों के गुलाम हो जाएंगे। और चूंकि उनको सब लोग वोट डालेंगे तो सबके प्रतिनिधि होंगे, वो केवल दलितों के नहीं होंगे, अनुसूचित जाति जनता जनजाति के प्रतिनिधि नहीं होंगे। तो वो हमारी फिर आवाज नहीं बन पाएंगे। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। और अंग्रेजों ने कन्विंस होने के बाद जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, 31, 32 में लंदन में हुई, उसके बाद बाबा साहेब की विद्वता का लोहा माना और उनकी जायज मांग को स्वीकार कर लिया। और वो 17 अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और उसके खिलाफ गांधी जी अनशन पर बैठ गए। और एक स्थिति ऐसी आई कि बाबा साहेब पे इतना दबाव बना दिया कि गांधी जी इस अनशन में अगर मर गए भूख से तो फिर तुम्हारी पूरी कौम को कत्ल कर दिया जाएगा। मजबूरी में 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ, और पूना पैक्ट में प्रथम निर्वाचन क्षेत्र की मांग पीछे चली गई और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र आ गया जो आज हमें मिला हुआ है। यही कारण है कि हमारे जो सांसद और विधायक और मंत्री हैं, उन्हीं की आंखों के सामने उन्हीं समाज के खिलाफ प्रस्ताव पास हो जाते हैं संसद में, विधानसभाओं में, और वो चुप रहते हैं। वो इसका मतलब वो सच्चे प्रतिनिधि समाज के नहीं बन पाए, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को डर था
वो डर सच साबित हुआ। तो इसलिए मैंने तो अभी पिछले करीब 2 महीनों से इस मांग को तेज कर दिया है कि हमें पुनः दोबारा से पूरे पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, वरना हमारे सच्चे प्रतिनिधि कभी भी नहीं पहुंचेंगे और हमारा ही सब कुछ लूट गया। हमारे ही सारे मंत्री और सांसद होते हुए, विधायक होते हुए हमारा रिजर्वेशन उन्होंने खत्म कर दिया। अब नौकरियां ही नहीं कहीं, हमारी सब कुछ बेच दिया, सब प्राइवेटाइज हो गया। प्राइवेट होने के बाद तो आपकी रिजर्वेशन खत्म हो जाती है। और जो एजुकेशन में हम लोग आ जाते थे, तो पढ़ाई को ऐसे डाइल्यूट किया सिस्टम को पहले को, कि आपको पहले तो कंपटीशन में की कोचिंग लेनी पड़ेगी कि लाखों रुपए खर्च करके, और पास भी कर लोगे तो फिर वो इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, मैनेजमेंट में, लॉ में लाखों लाखों रुपए फीस है। 20-20, 25-25 लाख रुपए कहाँ से देंगे? तो यानी पढ़ाई महंगी करके पढ़ाई छीन ली। हमारी जो गुलामी तोड़ी है बाबा साहब ने, जो पढ़ने का रास्ता बंद था वो खोला, जो रिजर्वेशन से नौकरी का रास्ता खोला, रिजर्वेशन से संसद विधानसभा में जाने का रास्ता खोला। तो दो रास्ते तो लगभग बंद कर दिए, पढ़ाई महंगा करके पढ़ाई छीन ली और सरकारी संस्थान प्राइवेटाइज करके नौकरी छीन ली। तो बचा क्या? जब हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे, इतना पैसा है नहीं कि हम व्यापार कर ले, तो दोबारा से हमारे लोग मजदूर बन जाएंगे, यानी कि फिर से गुलाम बन जाएंगे। इसी वजह से आपको याद होगा ज्योतिबा फूले जी ने कहा था, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, धन के अभाव में हमारे लोग गरीब और मजदूर हो गए और उसके बाद गुलाम हो गए। और ये जो नुकसान हमें हुआ, ये अविद्या की वजह से हुआ, यानी जो हमारे पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, उसी की वजह से हम लोग गुलाम हुए। तो वो गुलामी वापस दोबारा से लौटने वाली है, इस बात को लेकर मैं चिंतित हूँ। इसीलिए पूरे देश में जाके मैं अपने लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। इसमें आपको क्या लगता है, जो मुख्य रूप से ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे सरकार हो या सिविल सोसाइटी हो या सिटीजन्स हो, इन चुनौतियों को लेकर कितने, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, मतलब इतनी बड़ी संख्या में, जैसे हम लोग बहुजन जब कहते हैं तो बहुजन सचमुच उसको बहुजन के क्लासिकल अर्थों में ही समझा जाना चाहिए कि बड़ी संख्या में देश की एक आबादी को आप मार्जिनलाइज और अशक्त बनाकर जब रखते हैं, तो ये तो किसी समाज के लिए भी कोई ज्यादा गुणवत्ता का काम नहीं होगा। एक समाज नहीं नहीं, इसमें देश जी को भी नुकसान है। जी अगर देश में 85% लोग निसहाय हो जाएं, असहाय हो जाएं, गरीब हो जाएं, मजदूर हो जाएं, शिक्षा से वंचित हो जाए, तरक्की से वंचित रह जाए, तो पूरा देश तो पिछड़ जाएगा ना। अभी पूरे दुनिया में कुपोषण के मामले में हम कितने मतलब बुरी स्थिति में है, रोजगार के मामले में कितनी बुरी स्थिति में है, शिक्षा के मामले में कितनी बुरी स्थिति में है। कितने बच्चे हमारे आज प्रोफेशनल कोर्स कर पा रहे हैं, कितने बच्चे हमारे ग्रेजुएट हो पा रहे हैं। आज भी आजादी की 75 साल भी बुरी हालत है। तो ऐसे में अगर देश की तरक्की करनी है, तो वो देश में रहने वाले सभी समाज से मिलके, सभी जातियों से मिलकर समाज बना और समाज से देश बना। तो अगर देश की तरक्की करनी है, तो सभी धर्म और जाति के लोगों को, पूरे समाज का तरक्की करना जरूरी है। और इसमें सरकारों को भूमिका निभानी चाहिए। सिविल सोसाइटी इसमें कोशिश कर रही है, बहुत लोग, लाखों संगठन इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी दो तरह के लोग हैं। एक संगठन जो फाइनेंशियली मॉनेटरी बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग वास्तव में ईमानदारी से कर रहे हैं। तो अभी जिस लेवल तक सरकारी स्कीम्स का, अफर्मेटिव एक्शन का फायदा होना चाहिए, अफर्मेटिव एक्शन लगभग सरकारों ने बंद कर दिए हैं। अब तो जो स्कॉलरशिप भी अब खत्म है लगभग, क्योंकि मैं कई मित्रों से मिलता हूँ जो लोग इंजीनियरिंग चीफ बन गए हैं, या इंजीनियरिंग चीफ की पोस्ट से रिटायर हुए हैं, या किसी बोर्ड में चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट तक पहुंचे हैं। मैंने पूछा, आपने ये इंजीनियरिंग की या मेडिकल की कैसे की? पैसा, क्योंकि पैसा तो हमें इतना वजीफा मिल जाता था कि पूरी फीस जमा हो जाती थी और एक जोड़ी कपड़े भी हर साल सिलवा देते थे, और मतलब उसी स्कॉलरशिप से पढ़ गए। आज फीस के अभाव में बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, स्कॉलरशिप है ही नहीं, नाम मात्र की कहीं है भी तो बहुत कम है, और वो भी मिलती है तो कई कई साल लग रहे हैं। तो एक तरह से सारा जो अफर्मेटिव एक्शन तो डाइल्यूट हो गया है। अफर्मेटिव एक्शन के लिए ये रिजर्वेशन पॉलिसी थी, वो भी लगभग डाइल्यूट होगी, क्योंकि जब नौकरियां ही नहीं है और जो वैकेंसी निकल रही है, एक एक पोस्ट के खिलाफ 5,000 बच्चे वेल क्वालिफाइड हायर एजुकेटेड बच्चे मिल रहे हैं, तो कंपटीशन इतने टफ है, और जर्नल से भरते तो निकल आए। बल्कि रिजर्वेशन से अप्लाई करने की वजह से जितने ज्यादा बच्चे जनरल में आ सकते हैं, वो भी वंचित रह जाते हैं, जो मेरी अपनी स्टडी जो है। अच्छा, बीच में शुरू में आपने बातचीत में ये कहा कि किस तरह से सोशल मीडिया के ज्यादा सतह पर आ जाने से बहुत सारे मामले, रिपोर्ट भी उनकी हो पा रही है, और हम जान भी पा रहे हैं कि जो चीजें ढकी छुपी थी और नहीं रिपोर्ट होती थी, वो सोशल मीडिया के एक पॉजिटिव पहलू को आपने रेखांकित किया। तो यहीं पर साथ में ये बात भी सब लोग जानते हैं कि
वर्षों तक, चाहे वो अखबार रहे हों, चाहे टेलीविजन चैनलों के न्यूज़ रूम रहे हों, और आज भी वो एक खास धार्मिक कॉम्पोजिशन के हैं। ऐसे में ये जो स्वतंत्र मीडिया है, इसकी जो भूमिका है, इसके बारे में कुछ बताइए कि उसने कुछ बदलाव आपके हिसाब से किया है, क्या किया है? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो अब मीडिया बचा नहीं है, वो तो प्रवक्ता बीजेपी के बन गए, क्योंकि उनके मालिक को फायदा हो रहा है बीजेपी से, बीजेपी की सरकार से उनको विज्ञापन पे सैकड़ों और हजारों करोड़ रुपए मिल रहा है। तो वो पूरी तरीके से गुलाम की स्थिति में है। वो बीजेपी के प्रवक्ता बन के सरकार की को खूब अच्छे से हाईलाइट कर रहे हैं, विपक्ष को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। और जिस तरह पहले सत्ता पक्ष से सवाल किया करता था मीडिया, अब वो सत्ता पक्ष से सवाल करना बंद कर चुका है, विपक्ष से सवाल करता है। तो हमारी जो घटनाएं निकल के आती हैं, अगर पब्लिक व्यू में आ पाता है, पब्लिक की जानकारी में चीजें आती है, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया में एक जागरूकता की जरूरत है। कुछ लोग पैसे के अभाव में वो भी वन साइडेड स्टोरी कर रहे हैं। तो ये निष्पक्षता लाना बहुत जरूरी है। लेकिन मेजोरिटी में बहुत बड़ी मात्रा में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो सच्चाई से चीजों को जनता के सामने ला रहे हैं, और आज लोग उसी को देखना पसंद कर रहे हैं। उनकी व्यूअरशिप काफी बढ़ गई है, तो चीजें सुधर रही हैं। निश्चित तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया तो खत्म हो गया, लेकिन ये सोशल मीडिया ने उसका स्थान ले लिया है। उनकी व्यूअरशिप खत्म हो रही है, इनकी व्यूअरशिप करोड़ों के अंदर जा रही है। यहाँ तक कि मेरी खुद के फेसबुक की भी कई वीडियो करोड़ों लोगों तक पहुंच रही है। तो मैं समझता हूँ अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद मैं जो लोगों को समझाना चाहता हूँ, वो एक आदमी पूरे देश में जा जाके कितना लोगों को समझा पाएगा। ये तो धन्यवाद करेंगे सोशल मीडिया का कि उसके माध्यम से करोड़ों लोगों तक हमारी बात कुछ सेकंडों और मिनटों के अंदर पहुंच जाती है। पहुंच रही है, बिल्कुल सही कहा आपने राजन जी। और हम लोग करीब करीब बातचीत के आखिरी हिस्से में पहुंचे हैं। आखिरी दो तीन सवाल और आपसे पूछूंगा और उसके बाद आपसे विदा लूंगा कि ये जो हाशिए पर रहने वाले जो समुदाय हैं, उनके खिलाफ जो अत्याचार है, उनको रोकने और उनको एड्रेस करने के लिए डिफरेंट लेवल्स पर ये अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर की जा सकती है आपके हिसाब से? देखिए, ये तो जो मैं पहले अभी आपको बताया कि अकाउंटेबिलिटी जांच अधिकारी की भी तय होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी जुडिशियल ऑफिसर की भी तय होनी चाहिए। लेकिन यहाँ देखने में आ रहा है कि जुडिशियल ऑफिसर की तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक एक स्तर के जज ने निर्णय एक दे दिया, अपील में वो बिल्कुल उसके उलट आ गया जजमेंट। उसके खिलाफ अपील लिखी तो उसने कुछ और दे दिया, ऊपर चली गया तो उसने कुछ और दे दिया। कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आया तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गई। 13 लोगों की बेंच बनी, 6 ने एक बारे में फेवर में दिया और 7 ने एक फेवर में दिया। तो बड़ा मुश्किल काम है। और कई बार तो हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, और उसको भी कोर्ट में जब जाते तो वो जो जिस तरह उसको ईमानदारी से कोर्ट को सुनना चाहिए, तो वहां भी फेस वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कौन लड़ेगा जाके? लाखों लाखों रुपए पर हियरिंग फीस देनी पड़ रही है, कौन दे पाएगा? तो बड़ा मतलब इसमें सरकारों को तय करना पड़ेगा कि अकाउंटेबिलिटी जांच अधिकारी की भी हो, अकाउंटेबिलिटी कंप्लेनेंट की भी हो, क्योंकि झूठा अगर किसी को फंसा रहा तो उसको भी थोड़ी सख्त सजा मिले। और अकाउंटेबिलिटी फिर जुडिशियल ऑफिसर्स की भी हो, अकाउंटेबिलिटी अधिकारियों की भी हो। हर स्तर पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, तो शायद मैं समझता हूँ रिजल्ट बहुत बेहतर हो जाएंगे। देखिएगा कि पिछले 10 वर्ष हम लोगों के भारतीय समाज में बड़े, राजनीति में खासतौर पर बड़े विशिष्ट हैं। इन्हीं 10 वर्षों में आप भी खुद सक्रिय राजनीति में आए, और इन्हीं 10 वर्षों में देश जो है वो कथित रूप से विश्व गुरु आदि बनने की का दावा कर रहा है। तो इन 10 वर्षों में अगर आप माइनॉरिटीज मैं और... बात बताना चाहता हूँ जी। इस 10 वर्षों के अनुभव से। जी। करीब करीब 9.25 साल हो गए हैं मुझे विधायक बने, और परसेंटेज ऑफ वोट में शायद बहुत सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत भी हासिल की। 5.5 साल मंत्री भी रहा। पर मैं एक सच्चाई से एक बात बताता हूँ कि अगर आपके मन में शांति नहीं है, आपके मन में अगर न्याय नहीं है, तो सब बेकार है। और ये कुर्सियां लगती हैं दूर से बहुत बड़ी कुर्सी है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, पता नहीं क्या है, लेकिन कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है। आदमी का व्यक्तित्व, आदमी का कैरेक्टर महत्वपूर्ण है। आदमी अपने कर्म से कुर्सी को महान बना देता है, और कभी आदमी अपने कर्म से कुर्सी को भी बहुत छोटा बना देता है। तो ये बात मैं सबके लिए कहना चाहता हूँ, एमपी एमएलए मंत्री बनना कोई उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात एक अच्छा इंसान बनना है। और आप मदद अगर करना चाहते तो बिना किसी कुर्सी के भी लोगों की आप मदद कर सकते हैं, हमने की है।
या जिस प्रोफेशन में उसमें भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं। और आप मंत्री बन के भी अगर आपको आपका नेता अगर आपके हिसाब से काम ना करने दे तो वहां भी आप मिट्टी के माधव बन सकते हैं, लेकिन काम नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि मैं ये भी पूछ रहा था आपसे कि ये जो 9-10 साल हैं, इन 9-10 वर्षों में अल्पसंख्यकों या पिछड़े वर्गों का या दलितों की सामाजिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ है क्या? आप क्या पाते हैं? बहुत ज्यादा सुधार नजर नहीं आ रहा मुझे, अब गिरावट नजर आ रही है। और इसलिए नजर आ रही है कि पहले गरीब मजदूर का बच्चा भी इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, मैनेजमेंट में चला गया, प्रोफेसर बन गया, साइंटिस्ट बन गया, कलेक्टर बन गया। आज गरीब के बच्चे का एक वकील बनना बेहद मुश्किल है, डॉक्टर बनना बेहद मुश्किल है, इंजीनियर बनना लगभग असंभव है, और मैनेजमेंट में जाना लगभग असंभव है, ब्यूरोक्रेसी में जाना लगभग असंभव है। क्योंकि हर स्तर के एग्जाम के लिए पहले तो एंट्रेंस के लिए कोचिंग चाहिए, और उसके बाद बहुत बड़ी फीस चाहिए, बहुत बड़ा पैसा चाहिए, कोचिंग के लिए पैसा चाहिए, फिर सक्सेस होने के बाद फिर पढ़ने के लिए आगे पैसा चाहिए। और पैसा देश में कम से कम अगर मैं SC ST और माइनॉरिटी की बात करूं तो 99% लोगों के पास नहीं है, नहीं पढ़ पाएंगे उनके बच्चे। OBC में भी 80-90% के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, उनके पास पैसा नहीं है। 10% हो सकता है वो सक्षम होंगे। और यहाँ तक कि जो जनरल कैटेगरी है, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें भी 70% लोग ये फीस का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। तो अब तो केवल कुछ लोगों के आगे बढ़ने के रास्ते बचे हैं, मेजोरिटी लोग तो अब धीरे धीरे किनारे हो जाएगी। और इसमें जो भूमिका निभानी चाहिए थी हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, उन्होंने निभाई नहीं। वो अपने चक्कर में पड़ गए, अपनी तरक्की में लगे, अपने परिवार की तरक्की में लगे, और इसी चक्कर में ओवरलुक करते चले गए, और ब्यूरोक्रेसी उसमें इन्वॉल्व रही। हर पॉलिसी बनाने में वो इन्वॉल्व रही, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स दोनों ने मिलकर ऐसी नीति बनाई कि इनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो बहुत आने वाला समय बुरा है। और ऊपर से जिस तरह के नफरती भाषण आजकल राजनेता मंत्री स्तर तक के लोग दे रहे हैं, ये देश के लिए बेहद खतरनाक है। बेहद मुश्किल हो जाएगा देश को बचा के रख पाना, एकजुट रख पाना। क्योंकि सत्ता के लिए धर्म का इस्तेमाल हो रहा है। पहले धर्म का कभी इतना इस्तेमाल सत्ता के लिए आपने नहीं देखा होगा जितना पिछले 10-12-15 साल में आपने देखा होगा। मंडल के खिलाफ कमंडल आया, वरना उससे पहले राम मंदिर का कोई इतना बड़ा आंदोलन आपने नहीं देखा होगा। यानी सामाजिक न्याय के खिलाफ ही सारी धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, ये हम लोग देख पा रहे हैं। तो आपने जो इसी इसी पिछले सवाल के जवाब में जो आपने प्रतिशत वगैरह गिनाते हुए, चाहे वो SC ST, OBC और माइनॉरिटीज की बात की हो, यहाँ तक कि आपने जनरल कैटेगरी के भी बहुत सारी, एक बड़ी आबादी कमजोर है इस मामले में कि वो अपने बच्चों को शिक्षा के या और दूसरे संसाधनों के लिए मदद नहीं कर सकती, कमजोर है। और दूसरी तरफ हम ये भी सुनते हैं कि आप एक बहुत मजबूत, कथित रूप से कहे जाने वाले प्रधानमंत्री को कमजोर कहते हैं। तो ये वो दोनों कह है। आपने कभी देखा महिला उत्पीड़न के बारे में कभी उनको कुछ बोलते हुए? मणिपुर की घटनाओं को इतने महीनों के कभी देखा कुछ बोलते हुए? दलित उत्पीड़न के खिलाफ कभी कोई सरकार कार्रवाई करते देखा? आप कहते हैं मैं OBC इसलिए मुझे गाली देते हैं। भाई OBC की जाति जनगणना के खिलाफ क्यों हो फिर तुम? सामाजिक न्याय के खिलाफ क्यों आप? आपने झूठे वादे क्यों किए, पूरे क्यों नहीं किए? आप नोटबंदी क्यों लेकर आए? आपने कहा था नोटबंदी के 3 आधार बताए थे आपने कि इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इससे काला धन वापस आएगा, इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तीनों मोर्चों पे फेल हो गया, नोटबंदी फेल। कितना बड़ा घोटाला निकला नोटबंदी। और आप तो, आपके दोस्त तो अरबों करोड़पति हो गए, आपके जैसे दोस्त तो दुनिया के दूसरे नंबर तक पहुंच गए। आम आदमी देश का पिछड़ता जा रहा है, गरीबी देश की बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो आपसे ज्यादा कमजोर कौन होगा कि जब दलितों पे उत्पीड़न हो, महिलाओं पे उत्पीड़न हो? आप बोलते ही नहीं, चुप्पी साध लेते। जब भी कोई ऐसी घटना होती है आप चुप हो जाते हैं। आप मणिपुर में चुनाव में चले गए, लेकिन इतने लोग मर गए, इतना अपमानजनक महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। आपको एक बार, आप एक बार भी जाके नहीं झाके। चुनाव के लिए आप हर राज्य में जा रहे हो, जहां आप एक खिलाड़ी जरा सा बीमार हो जाए तो उसको तुरंत ट्वीट करते हो कि वो आप जल्दी आप स्वस्थ हो। और मणिपुर जैसी घटना घटती है आप चुप हो जाते हो। दलित उत्पीड़न होता है आप चुप हो जाते हो। हमारी बहनों से बलात्कार होता है आप चुप हो जाते हो। जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने पर हत्या कर दी आप चुप हो जाते हो। इंद्र मेघवाल की घड़ा छूने पर हत्या करने आप चुप हो जाते हो। आप कुछ बोलते नहीं हो। तो क्या आप दलित पिछड़े आदिवासियों के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर, अल्पसंख्यकों की मॉब लिंचिंग के मुद्दे में आप चुप हो जाते हो?
बल्कि कहते हो कि कपड़ों से पहचान ले जाते हैं, क्या मतलब है आपका? और फिर दूसरी बात, आप सारे जो जो आप प्रोग्राम करते हैं, इनॉग्रेशन आपने संसद का किया तो पंडों को बुला के पूरा संस्कार करवा के कर रहे हैं। तो आपने तो सेकुलरिज्म को वो खत्म कर दिया। आप तो एक धर्म के गुरु बन गए, आप एक धर्म के नेता बन गए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। याद कीजिए प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप केवल हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं है, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप नुमाइंदगी पूरे देश की कर रहे हैं। तो किसी भी जाति धर्म के आधार पे आप पक्षपात आपको नहीं करना चाहिए, सबके लिए आपको खड़ा होना चाहिए, जो आप कई बार चुप्पी साध लेते, दिखते नहीं खड़े। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कुछ चित्रों में और वीडियोस में कि दलितों के और पिछड़ों के पांव पखारे और धोए जा रहे हैं प्रधानमंत्री द्वारा या उनके बड़े बड़े नेताओं द्वारा। इस पर क्या कहते हैं आप? ये सब धोखा है, छलावा है। अरे आप यार उनको स्वाभिमान का जीवन दे दो, उनको रोजगार के अवसर दे दो, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठा लो, उनके इलाज का खर्चा उठा लो। पाँव नहीं धुलवाने किसी को, स्वाभिमान का जीवन चाहिए। पाँव तो आपके हम धो देंगे, आप हमारे सब लोगों को गुलामी से बाहर निकालो, उनके नौकरियों के रास्ते बनाओ, हम आपके पैर धो देंगे। पैर धोने से क्या होने वाला है? वो तरक्की कैसे करे उसके बारे में भी तो कोई योजना बनाओ। हालांकि समाज में एक फिक्रा बड़ा चलता रहा है, मैं तो छोटा था तब से सुनता हूँ कि सारे, क्या बोलते हैं उसको, सारे कुक्कुर अगर काशी चले जाएंगे तो पत्तल कौन चाटेगा। आपने भी सुना होगा ये जी। एक इतना समझिए कि मानव को गरिमाहीन बना देने का एक ऐसा शक्तिशाली और बंच जाति। ऑफ थॉट हो रहा है। बंच जी। ऑफ थॉट ये बताता है कि शक्ति का केंद्रीकरण होना चाहिए, कुछ ही हाथों में देश का धन होना चाहिए, ज्यादातर लोग अनपढ़ और कमजोर और मजदूर होने चाहिए, ताकि सब पे आसानी से लंबे समय तक राज किया जा सके। तो पूरा देश धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहा है, और ये कभी भी किसी देश के लिए हितकारी नहीं होता, इससे देश पिछड़ जाएगा। अंत में आपसे पूछेंगे राजेंद्र जी कि ये जो 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं? ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे आजकल कई आप साधुओं को देखते होंगे जो कहते हैं कि हम 2035 तक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और देश में इस संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू करेंगे। तो मनुस्मृति अगर लागू कर दी तो उसमें 85% लोगों के तो पढ़ने के, व्यापार के, संपत्ति के, स्वाभिमान के, मानवाधिकार के सारे रास्ते बंद हो जाने वाले हैं। तो 2024 का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर देश का संविधान बचेगा तो देश का लोकतंत्र बचेगा। वरना संसद, नई संसद बनाना और उसमें सेंगूर स्थापित करना वो राजतंत्र का प्रतीक है। तो देश राजतंत्र की तरफ बढ़ रहा है। देश की तरक्की राजतंत्र से नहीं होगी, देश की तरक्की लोकतंत्र से होगी। और लोकतंत्र को बचाने के लिए देश के संविधान का बचना जरूरी है। और देश के संविधान को बचाने के लिए 2024 का चुनाव बेहद बुद्धि से लड़ना जरूरी है, अपने वोट का इस्तेमाल करना जरूरी है। अपने वोट को 10-20 किलो अनाज में, 2-4 हजार रुपए में, शराब की बोतल में किसी को बेचने की जरूरत नहीं है। अपने आने वाले बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके अपनी वोट को ताकत के रूप में इस्तेमाल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, आपने हमारे लिए इतना समय दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत में खुद भी मजा आया होगा और हम जी, लोग सचमुच कोई बात अपनी देखने वालों तक पहुंचा पाए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे राजेंद्र पाल गौतम, दिल्ली की सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार में एक प्रमुख कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो बोल इंडिया में आज फिलहाल इतना ही। मिलेंगे अगले मेहमान के साथ अगले हफ्ते। देखते रहिए बोल इंडिया।